हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने रियल एनालिसिस का 6th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्लीटनेस इन मैट्रिक्स स्पेस। कंप्लीटनेस इन मैट्रिक्स स्पेस के लिए सबसे पहले आपका उसके बारे में कुछ एक टर्म्स का जानना ज़रूरी है, दैट इज़ सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस। अब एक सीक्वेंस क्या होती है, ये सीक्वेंस मैथ में अपन ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, जिसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर हो, जो रेंज है वो एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स का सेट हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, कुछ भी। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस के लिए एफ एन इज इक्वल्स टू ए एन लिखते हैं। जो एन है वो आपका नेचुरल नंबर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अगर रियल नंबर उसका आंसर आ जाते हैं तो उसको अपन रियल वैल्यूड सीक्वेंस बोलते हैं। जितनी भी ए एन की डिफरेंट टर्म्स आएंगी उन सब के सेट को हम लोग बोलते हैं रेंज या फिर रेंज सेट। उसके बाद हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस। कन्वर्जेंस क्या होती है, तो हम ये कहते थे कि अगर ए एन की लिमिट ए है, उन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तब हम उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। हमारे सीक्वेंस वाले चैप्टर मैथ जो था उसके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला टॉपिक था जो उसी के रिगार्डिंग है। बस यहाँ पे एक्स टी आपका एक मैट्रिक्स स्पेस होगा। ए एन कोई सीक्वेंस है किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी में, उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे टू पॉइंट ए। अगर हम यहाँ पे ये बोलें कि ए एन और ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है या फिर टेंड्स टू क्या है आपका 0, तो हम लोग इस पे क्या कह सकते हैं कि कन्वर्जेंस है। डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, क्या है ये देखिए कि हमने कोई ए एन पॉइंट लिया, उस पे एप्सिलॉन रेडियस और ए सेंटर मान के कोई सफ़ियर ड्रॉ किया। अगर ए एन उस सफ़ियर के अंदर बिलोंग कर जाए तो वो क्या बन जाता है आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसके लिए आप ध्यान से समझिएगा, जैसे एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ए एन आपको 2 पावर माइनस एन दे दी, तो जो है 2 पावर माइनस एन, एन टेंड्स इन्फिनिटी करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट है। उसी हिसाब से आपके पास आर स्क्वायर वाली कोई सीक्वेंस है, आर स्क्वायर वाली सीक्वेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ए एन है वो है आपका n बाई 2n+1 और 2n² बाई n² माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले इसकी लिमिट ढूंढेंगे। लिमिट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, n की जगह इन्फिनिटी फिल करना है, बट उससे पहले क्या करो, n ऊपर और नीचे से डिवाइड करवा लो। डिवाइड करवाने के बाद n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये जो है इसकी लिमिट आ गई और इसका नाम अपन ने a रख दिया। तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि जो ये है ए एन सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू ए, इन दोनों का डिस्टेंस टेंड्स टू क्या आ गया आपका 0। ठीक है। उसके बाद आपकी थ्योरम है कि अगर कोई सीक्वेंस मैट्रिक्स स्पेस में है वो दो डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज नहीं कर सकती। ये पहले बहुत बार करवाया है, बट इसमें आप क्या करते हैं, अपोजिट लेके चलते हैं कि जो ए एन सीक्वेंस है वो ए एंड बी दोनों को कन्वर्ज कर रही है। अब ए एन बी दोनों को कन्वर्ज कर रही है, ए नॉट इक्वल्स टू बी है, उस हिसाब से ए एन और ए का डिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग टेंड्स टू 0, ए एन एंड बी का डिस्टेंस टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 है तो हम ये कहते हैं कि लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, क्योंकि हम सीधा 0 नहीं लिख सकते। डेफिनेशन ही ये कहती है कि ए एन और ए के जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन बाई 2। उसी तरह ए एन एंड बी का जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन बाई 2। अब हम यहाँ पे n1 और n2 दोनों के मैक्सिमम का नाम रखते हैं n। तो ए बी का जो डिस्टेंस है हमारे अकॉर्डिंग क्या किया अपन ने, ए एन ऐड कर दिया दोनों तरफ। जैसे अपन ने वो पढ़ा हुआ है कि एक्स वाई का डिस्टेंस के लिए एक्स एंड वाई में एक जेड एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दिया, तो यहाँ पे अपन ने ए एन डाला। इसके बाद दोनों की वैल्यूज़ जो है एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 एंड एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल, तो उस हिसाब से डी ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जब 0 है तो उस हिसाब से ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी। मतलब हम दो ऐसी लिमिट्स लेके चले थे कि इक्वल नहीं थी, बट यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया अपन ने, इक्वल है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट जो है वो एक सिंगल होगी। फिर है ए कोई पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है किसी सेट मैट्रिक्स स्पेस ए का। अगर कोई सीक्वेंस ए एन जो है इस कैपिटल ए के पॉइंट की सीक्वेंस है, वो ए से डिफरेंट कन्वर्स टू ए, मतलब ए सेट की अपन ने कोई सीक्वेंस बना ली, वो सीक्वेंस ए के अलावा कन्वर्ज करेगी ए को, जो ए पॉइंट है उसके अंदर नहीं है। अब यहाँ पे अपन ने ये बोल दिया कि ए सबसेट है किसी मैट्रिक्स स्पेस का और ए लिमिट पॉइंट है, उस हिसाब से लिमिट पॉइंट की अपन ने डेफिनेशन लगा दी कि आर सेंटर मान के आर रेडियस मान के ए सेंटर मान के अपन ने सफियर खींचा, उस ए के अलावा हमारे पास इंटरसेक्शन नॉन एम्पटी है।
जब नॉन एम्प्टी है तो हमने ए के अलावा कोई अनदर पॉइंट जो है A1 लिया, वो उस स्फीयर के अंदर जाएगा और इसके लिए रेडियस अपन ने क्या लेट कर ली, ए और A1 का जो डिस्टेंस है और 1 दोनों में से मिनिमम। तो इसका मतलब R1 जो है लेस देन रहेगी A और A1। इसका मतलब ये स्फीयर में नहीं जाएगा क्योंकि R1 उन दोनों के डिस्टेंस से क्या है, लेस। तो डेफिनेशन ऑफ के अलावा जब A1 उस स्फीयर में नहीं है, कोई अनदर A2 होगा। A2 होगा तो उनकी जो रेडियस है अपन A और A2 के डिस्टेंस और 1/2 में से मिनिमम ले ली, उस हिसाब से A2 भी अपना उस स्फीयर में नहीं जाएगा। इस तरह हम A3 लेंगे एंड सो ऑन AN तक हम ऐसे नंबर्स ले लेंगे जो इनके इंटरसेक्शन में इस स्फीयर के अंदर नहीं है। तो ये तो इसका मतलब कोई ना कोई n+1 पॉइंट कंटेन करेगा और जब कंटेन करेगा कहीं ना कहीं जाके जब बिल्कुल आपका डिफरेंस वेरी स्मॉल मतलब दैट इज़ 0 हो जाए तो किसी ना किसी रेडियस से तो बड़ा होगा ना वो, तो उस हिसाब से n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर 1/∞ क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब वो कन्वर्ज कर जाएगा a को। इसी का एक प्रूफ और है, जो आप करना चाहो कर सकते हो, ये करना है ये कर लेना, मैंने पीछे वाला करवा दिया एज यू विश। उसके बाद एक्स जो है आपको मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है, ए एन बी एन दो सीक्वेंसेस हैं, तो हमने ये शो करना है कि ए एन बी एन जो कन्वर्ज करती हैं ए बी को करती हैं। तो ए एन जब ए को कन्वर्ज करता है कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ए एन और ए का डिस्टेंस लेस देन क्या रहेगा, ε/2। यहाँ ε/2 आपको बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि हमारे पास ए एन एंड बी एन दो सीक्वेंसेस हैं, दोनों को ऐड करके ε/2 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्साइलन। बी एन टेंड्स टू बी, बी एन और बी का जो डिस्टेंस है लेस देन ε/2। m1 m2 में से मैक्सिमम लिया जिसका नाम अपन ने कैपिटल M स्मॉल m रख दिया हमारे अकॉर्डिंग। जिसको प्रूव करना है आप वो ले लीजिए, ए एन बी एन माइनस ए बी। अब आपने क्या करना है, ए एन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, आधा अदर आधा अलग करके हमने ε/2 जो इसका नाम रख दिया और ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, एप्साइलन। जब एप्साइलन आ जाता है दैट मीन्स ए एन बी एन जो है कन्वर्ज कर रही है ए बी को, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है कोशे सीक्वेंस। कोशे सीक्वेंस क्या है कि अगर हमारे पास ए एन कोई मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी की है, उसको कोशे सीक्वेंस कब बोलेंगे कि अगर हमारे पास ए एन और ए एम का डिस्टेंस लेस देन एप्साइलन रह जाए तो वो कोशे सीक्वेंस होती है। इस m की जगह हम लोग ए एन नोट भी लिख सकते हैं, ए एन पी n+p और ए एन भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मैट्रिक्स स्पेस में वो कोशे सीक्वेंस है, बट कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है। मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कोशे सीक्वेंस है, बट अगर कोशे सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, एक्स टी हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन एक्स, और हमने ये कह दिया कि कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट जो है ए को टेंड करेगी। कन्वर्जेंट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लगा दो कि ए एन और ए का जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या है, ε/2। अब अपन ने क्या किया, जिसको कोशे सीक्वेंस प्रूफ करवानी है तो ए एन ए एम का डिस्टेंस चाहिए हमें, तो हमने ए दोनों तरफ लगा दिया। मतलब आप अच्छी तरह जानते हो कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन क्या होगा, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, दोनों ही लेस देन ε/2 हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, एप्साइलन। तो ये कोशे सीक्वेंस होगी। अभी मैंने ये बोला था कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया, रैशनल नंबर्स का एक सेट ले लिया यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस में, और x माइनस वाई इसका मॉडुलस। अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लूँ √2 की, अब √2 की वैल्यू हमारे पे डिपेंड होता है। जब हम 6-7 में होते हैं तो अपने को 1.4 यूज़ करवाते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो 1.41, फिर 1.414, 1.4142 एंड सो ऑन। इस तरह से जो ये कोशे सीक्वेंस है बट कन्वर्ज नहीं कर रही है क्योंकि जो √2 है वो आपका रैशनल नंबर नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि कन्वर्जेंट है तो कोशे सीक्वेंस होगी, बट अगर कोशे सीक्वेंस नहीं है, कोशे सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगी या नहीं ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो इसके लिए एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस 0 से 1 दी हुई है, डी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई का मॉडुलस है, हमने इसको कोशे सीक्वेंस प्रूफ करवाना है, बट हम ये कहेंगे ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसके लिए अपन ने पहले कोई एन नॉट जो है नंबर ले लिया, उस एन नोट को नंबर के लिए अपन ने ये कह दिया कि दोनों जो है एन नोट ये फ़िलहाल हम अपनी तरफ से ले रहे हैं एक बार 2/ε, ये आपको बाद में पता चलेगा कि किस लिए आया। जो एन नोट है वो हमारा 2/ε है, तो एम और एन दोनों इससे ग्रेटर हैं। उल्टा करोगे 1/m लेस देन ε/2 हो जाएगा, 1/n लेस देन ε/2 हो जाएगा। हमने कोशे सीक्वेंस प्रूव करवानी थी ना, ए एन एंड ए एम, तो ए एन माइनस ए एम लेस देन किया, सेपरेट किया, तो दोनों में देखो 1/n 1/m हो गया,
ऐड किया एप्सिलॉन बाई टू, इसीलिए अपन ने वहाँ पे इसको एप्सिलॉन बाई टू लेट किया था, वहाँ पीछे 2 बाई एप्सिलॉन, क्योंकि उल्टा करना था हमें एप्सिलॉन बाई टू आ जाएगा। जब ये ऐड होकर एप्सिलॉन आ जाएगा इसका मतलब ये कोशे सीक्वेंस है। बट जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात करें 1/n, जो ये है इसकी पावर 1 है, तो ये हमेशा डाइवर्जेंट होती है, ना कि ये क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो इस हिसाब से आपकी ये प्रूफ हो गया। अब है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, जो हमारा मेन टॉपिक चैप्टर का नाम था। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के लिए क्या होता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, उसके साथ साथ वो कोशे सीक्वेंस हो, एंड कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ कोशे सीक्वेंस। बट जो कोशे सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होती, अभी तक हमने ये पढ़ा था। कंप्लीट कब बोल देंगे कि एवरी कोशे सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन एक्स कन्वर्स टू ए पॉइंट इन एक्स, मतलब कन्वर्जेंट कोशे सीक्वेंस तो होती है, बट अगर कोशे सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाए तब हम उसको मीट्रिक स्पेस को क्या बोल देते हैं, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, एवरी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की आपको कंडीशन पता है कि अगर a इज इक्वल्स टू b है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू है a एंड b, तब उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन को 1/2 ले लिया। अब अच्छा मेरी बात ये सुनिए, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के लिए हमने पहली कंडीशन ये पढ़ी है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशे सीक्वेंस होती है, बट कोशे सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हम लोग एक कोशे सीक्वेंस लेके चलते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट आ जाए तो वो कंप्लीट है, अदरवाइज नहीं। एप्सिलॉन 1/2 लिया, हमारे अकॉर्डिंग ए एन ए एम का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन इज योर 1/2 है, हमारे अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा। तो ए एन, और हमने ये कहा कि दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं जिसका नाम है ए, मतलब ए एन में क्या हो गया कि कुछ एक टर्म्स के बाद उसकी टर्म्स जो है रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट होगा। तो देखिए कोशे सीक्वेंस लेके चले, वो कन्वर्जेंट होगी, इसका मतलब वो क्या हो गया, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। अब 0-1 स्पेस यूजुअल मीट्रिक स्पेस पे कंप्लीट नहीं है, आप 0 से 1 में 1/n का एक जो है सीक्वेंस ले लीजिए। ये कोशे सीक्वेंस तो अभी आपने प्रूव किया, बट हमने ये भी बोला कि ये कन्वर्जेंट नहीं होती है, तो इसीलिए कंप्लीट नहीं है। अब है आपके पास सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या होती है कि अगर ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, उसी में ए एन के कुछ एक टर्म्स लेके उनको भी कोशे सीक्वेंस प्रूव करवा दें, तो वो क्या बन जाती है आपकी सब सीक्वेंस। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास ए एन और नंबर्स की सीक्वेंस है, इसमें से कुछ एक टर्म आप स्किप कर दो तो वो उसकी क्या बन जाती है, सब सीक्वेंस। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ये नहीं कि आप 1 3 5 7 ठीक है उसके बाद 13 लिख दो फिर बाद में 9 लिखो, इनका ऑर्डर जो है वही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, फिर वो सब सीक्वेंस बनती है, अदरवाइज सीक्वेंस नहीं बनती है। तो थ्योरम क्या है आपके पास कि ए एन कोई मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रही है पॉइंट ए को, तो उसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो भी उसी को कन्वर्ज करेगी। मतलब अगर सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है तो उसकी सब सीक्वेंस भी उसी को कन्वर्ज करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ए एन एंड ए का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन ले लिया। अब देखिए ए एन और ए का जब डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब आपके पास 100 तक की टर्म्स का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो 50 टर्म्स ले लोगे उसका तो उससे भी लेस होने वाला है ना, तो इसीलिए उस सीक्वेंस का डिस्टेंस लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन, इसका मतलब वो भी कन्वर्ज करेगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती हो, मतलब ध्यान से सुनिए, सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, बट जब सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब बड़ा पार्ट कन्वर्जेंट है तो छोटा कन्वर्जेंट होगा ही होगा, बट अगर छोटा कन्वर्जेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा भी कन्वर्जेंट हो। ठीक है, तो उसके लिए अब कोशे सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट है अगर इसकी सब सीक्वेंस भी क्या हो, सब कन्वर्जेंट, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि किसको कंप्लीट बोलोगे कि अगर कोशे सीक्वेंस की जितनी भी सब सीक्वेंसेस बनती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाए आपकी कन्वर्जेंट। तो उसके लिए ए एन कोशे सीक्वेंस है किसी मीट्रिक स्पेस एक्स टी में, और हमने ये कह दिया कि ए एन कन्वर्स टू ए। अब अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि हम इसकी सब सीक्वेंस ले रहे हैं, वो सब सीक्वेंस अगर आपने कांस्टेंट टर्म्स में ले ली तो कांस्टेंट तो कन्वर्जेंट होती है, इसीलिए ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए एन जो है आपकी कोशे सीक्वेंस है, उसकी सब सीक्वेंस ले लिया आपने और ये मान लिया कि वो ए को कन्वर्ज करती है।
अब ये भी पढ़ा हुआ है ना कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशे सीक्वेंस है। इसका मतलब जो इसकी सब सीक्वेंस है वो भी क्या होगी, कोशे सीक्वेंस। तो हमारे अकॉर्डिंग कोई पॉजिटिव इंटीजर m1 होगा कि उनका डिस्टेंस लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन बाई 2। अब ये जो है आपकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 रहेगा। अब अपन ने क्या किया, m1 m2 दोनों का मैक्सिमम ढूंढा, उसका नाम रखा n0 और ये जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। अब an को a कन्वर्ट करवाना है ना, तो क्या करो, a के n ऐड कर दो और वही d में लगा दो। तो ऐड करके क्या आ गया आपका एप्सिलॉन, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर कोई सबस्पेस y है किसी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस x का, वो कंप्लीट कब होगा, जब वो क्लोज्ड होगा। तो सबसे पहले आपने y को कंप्लीट सबस्पेस मान लेना है। अब आपने इस y को क्लोज्ड प्रूव करवाना है। क्लोज प्रूव करवाने का मतलब क्या हो गया कि जितने भी इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे वो इसी के अंदर कंटेन्ड होंगे, अपन ने ये शो करना है। अगर मैं a कोई x का लिमिट पॉइंट मानती हूँ, लिमिट पॉइंट वो y का है बट एलिमेंट वो x का है, तो इसका मतलब कोई सीक्वेंस होएगी और वो उसी में कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब a y में चला गया। देखो एक पॉइंट लेके चले लिमिट पॉइंट, वो उसी सेट के अंदर आ गया, तो इसका मतलब वो उसको क्या होना पड़ गया, क्लोज। उसके अपोजिट कन्वर्सली चलते हैं कि y क्लोज सबसेट है किसी मेट्रिक स्पेस x का। अब अपन ने इसको क्या प्रूव करवाना है, कंप्लीट प्रूव करवाने के लिए आप क्या करोगे कि कोई कोशे सीक्वेंस तो ले लोगे, उसको क्या प्रूव करवा दोगे, कन्वर्जेंट। तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब अपन ने क्या किया कि an जो है कन्वर्ज कर रहा है। अगर an की रेंज सेट कैपिटल A है और वो फाइनाइट है, देन क्या होगा कि अगर फाइनाइट एलिमेंट बार बार रिपीट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसी सेट के अंदर हो गया। अगर a इनफाइनाइट है और हमने ये माना हुआ है कि a लिमिट पॉइंट ऑफ y है, अब a लिमिट पॉइंट ऑफ y है, a को कन्वर्ज करता है, तो हमने एप्सिलॉन रेडियस a सेंटर मान के एक सफियर ड्रॉ किया और an उसी के अंदर आ गया। इसका मतलब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी कि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ a हैं, तो a उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। लिमिट पॉइंट हो गया तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि a सेट जो है वो y में कंटेन्ड हो गया, क्योंकि वो उसका लिमिट पॉइंट है, बट y हमें ये पता है कि क्लोज्ड है, तो इसका मतलब उसको कन्वर्ज होना पड़ेगा। कन्वर्ज किसको होगा, a को, तो इसका मतलब वो क्या सेट हो गया आपका, कंप्लीट। उसके बाद आपके पास थ्योरम आती है कि कोशे सीक्वेंस बाउंडेड होती है। वेरी इजी थ्योरम, an जो है कोशे सीक्वेंस है, इसका मतलब an और am का डिस्टेंस लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 स्टेप नहीं किए हुए हैं, मैं उनको कर रही हूँ। हमारे अकॉर्डिंग an माइनस am लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन। और जब आप मॉडुलस हटाओगे माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ am आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि an और am एंड एप्सिलॉन में से जो कैपिटल वैल्यू होगी उसका नाम अपन ने k रख दिया, जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उसका नाम स्मॉल k रख देना, उधर कैपिटल k रख देना। मतलब ये k और माइनस k के अंदर जो है बाउंड करेगी, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। यूजुअल मेट्रिक स्पेस जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। यूजुअल मेट्रिक स्पेस तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। अब अपन ने ये भी पढ़ लिया कि कोई सीक्वेंस जो है कोशे सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस भी होती है, तो बोल्स-जानू-वेस्टरस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट होगा तो अपन ने ये प्रूव करवाना है कि an को कन्वर्ज करेगी। अब जब ये कोशे सीक्वेंस है तो an और am का डिस्टेंस लेस देन हमारे अकॉर्डिंग एप्सिलॉन बाई समथिंग होना चाहिए, तो वो जो समथिंग है वो मैं उसको एप्सिलॉन बाई 3 ले रही हूँ, कारण क्योंकि हमें एंड में ऐड करके एप्सिलॉन बनाना है। जब a उसका लिमिट पॉइंट है तो हमारे अकॉर्डिंग लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा लो, a के माइनस a का जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन बाई 3। अब जो k है वो n नोट से बड़ा है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग a के और am का डिस्टेंस भी एप्सिलॉन बाई 3 रहेगा। अब हमने an को a को कन्वर्ज करवाना है, तो क्या किया, an माइनस am प्लस am, मतलब am ऐड किया, am सब्ट्रैक्ट किया, a के ऐड किया, a के सब्ट्रैक्ट किया, तीनों को सेपरेट कर दिया, तो आपके पास एडिंग करके एप्सिलॉन आ गया। जब एप्सिलॉन आ जाता है इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। उसके बाद आपकी आती है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम के लिए हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम से लेके वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब हम यहाँ तक ही स्टॉप कर रहे हैं।